नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो है हमारी संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित। 3-4 वीडियो हमारी हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना, आखिर प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना जो है पूरे जो संविधान है उसका एक सार होता है, उसका एक परिचय होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। आखिर संविधान में किन किन बातों के बारे में, जैसे हमारी एक बुक होती है ना, उसमें जैसे सार लिखा होता है पूरा, समरी बोलते हैं उसको, लेसन की पूरे की समरी होती है, वैसे ही संविधान की समरी क्या है? प्रस्तावना है। प्रस्तावना में जो जो बातें हैं वो उसका हिस्सा है, मतलब शॉर्ट नोट है ये इसकी। सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना को किस देश के द्वारा जोड़ा गया है? वो अमेरिका ने सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना को ऐड किया था। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि किस देश के द्वारा संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया पहली बार? तो अमेरिका के द्वारा। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय भी कहा जाता है, इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, और N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है संविधान का। किसने? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान को की जो प्रस्तावना है उसको परिचय पत्र कहा है? तो किसने? N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र के नाम से जाना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना किसके ऊपर बेस है? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी संविधान सभा की। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसी पे बेस्ड भारतीय प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो प्रस्तावना था उसका सारा बेस क्या है? ये पूरी हमारी क्या है? प्रस्तावना है। 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेहरू की जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी पर बेस्ड क्या हमारी प्रस्तावना है। ठीक है, और प्रस्तावना को, भारतीय प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। आई होप यहाँ के जो क्वेश्चन हैं आपको कवर हुए होंगे। सबसे पहले किसने? अमेरिका ने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा। फिर प्रस्तावना को संविधान का परिचय भी कहा जाता है। और परिचय पत्र किसने कहा है संविधान की प्रस्तावना को? N.A. पालकीवाला ने। और संविधान को की जो प्रस्तावना है उसको कुंजी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना वो किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सभा में, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल आराम से शांति से पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रस्तावना के ऊपर। प्रस्तावना की यदि हम बात करें, ठीक है, हमने वो बातें पढ़ ली हैं। अब हम बात करें यहाँ पे हम कौन? वी द पीपल, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत की, यानी कि शक्ति किसके हाथ में है? हमारे लोगों के हाथ में है। ठीक है, भारत के लोग किसको? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। जैसे नंबर 1 है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं हैं,
कि दूसरा कोई देश हमारे ऊपर आए और हमारे नीतियां बनाए। नहीं, हम अपने आप में संपूर्ण हैं। हमारी आंतरिक नीतियां और बाह्य नीतियां, देश के अंदर की बात हो, देश के बाहर की बात हो, उनका फैसला हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम किसी भी दूसरे देश के डोमिनियन स्टेट नहीं हैं कि भाई कोई दूसरा जो है हमारे ऊपर राज करे। बड़ी पावर है जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये ब्रिटेन है, रूस है, रसिया, चाइना, ये हमारे जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हम अपने आप में कैपेबल हैं कि हम अपने देश की आंतरिक और बाह्य जो स्थितियाँ हैं, जो नीतियाँ हैं, उनको हम बना सकते हैं। और ठीक है, किस देश के साथ क्या संबंध, कैसे संबंध रखने हैं, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही है कि आंतरिक और बाह्य नीतियाँ अपने आप ही बनाना है। हम अपने आप में कैपेबल हैं। ठीक है, हम अपना संविधान अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। किसी अन्य देश की हमारे हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसका अर्थ है, ये इसका पॉइंट का अर्थ है। फिर आगे चलकर बात करते हैं हम सामाजिक, समाजवादी। क्या है? समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी का अर्थ क्या है? नंबर 2 है समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी एक्चुअल में एक क्या है? विचारधारा है। कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स, उसकी एक विचारधारा है। समाजवादी का अर्थ क्या है कि भाई पूरे समाज को इक्वली कर देना, बिल्कुल बराबर कर देना, पैसे में हो, नौकरी में हो, सब कुछ में क्या कर देना? इक्वल कर देना, बराबर कर देना। जो हमारी जो समाज जो संविधान है, जो हमारी जो प्रस्तावना या संविधान है, उसमें समाजवादी का किया गया है। लेकिन हमारी एक्चुअल में समाजवादी विचारधारा नहीं है। जो हमारी समाजवादी विचारधारा था, लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था कौन सी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जिक्र किस चीज़ का किया गया है? समाजवाद का जिक्र किया गया है, जिसमें नेहरू और गांधी जी के विचारों की बात रखी गई है इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली नेहरू और गांधी जी के विचारों की बात की गई है कि सभी को क्या मिलेगा? सभी को समान अधिकार मिलेगा, सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करें, सॉरी ये पूंजीवादी है, इधर नहीं, हमारा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, जो समाजवादी, एक होती है पूंजीवादी, एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी जैसे अमेरिका में है, वहाँ पर अमीर लोगों का ज़्यादा बोलबाला है और जो निचले तबके के लोग गरीब हैं उनको दबाने का काम किया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवाद का अर्थ क्या है? बिल्कुल बराबर करना। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र तरीके से भारत में हमारी जो अर्थव्यवस्था है कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, एक नंबर में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि किस शब्द का जिक्र है? समाजवादी का। अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होता है, इसका अर्थ अलग है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो धीरे 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 अब पूंजीवाद की तरफ अग्रसर हो चुकी है। ठीक है ना, अगर ये पूछ ले किस अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है? पूंजीवाद की तरफ। फिलहाल कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। बेसिकली ऐसे इतनी जो खास स्पीड नहीं है, नॉर्मल ही स्पीड रखी है। नंबर 3 पर आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? जो भारत है उसका कोई अपना एक कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ पर हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जो कम्युनिटी है, सब धर्म हैं, उनको समान दर्जा दिया गया है। अब राज्य का कोई, भारत जो है एक राज्य के रूप में ये राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। आगे हम बात करते हैं लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक,
लोकतंत्र का मतलब क्या है, जो सारी शक्ति है किसके हाथों में है, लोगों के हाथों में है। किसके हाथों में, लोगों के हाथों में। लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों के हाथों में सारे के सारी शक्तियां हैं भाई। प्रत्यक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से जो है लोगों जो अपने प्रतिनिधियों का क्या करती है, वोट डालकर उनको जितवाती है। प्रतिनिधि सरकार भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि सरकार। वोट डालकर मताधिकार के द्वारा, किसके द्वारा, मताधिकार के द्वारा, मताधिकार, वोट डालकर कितने वर्ष तक का की आयु का, 18 वर्ष तक की आयु का जो है, अब पहले कितने का था, 21 वर्ष। 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई, 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने का अधिकार है, मताधिकार का अधिकार है, 21 से घटाकर कितना कर दिया, 18 कर दिया गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आई होप लोकतंत्र के बारे में आप समझ चुके होंगे, मतलब लोगों का तंत्र, ठीक है, लोगों के द्वारा। आगे हम बात करते हैं गणराज्य। क्या है, गणराज्य, गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है कि जो पद है, जैसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति का पद है भाई, ये पैतृक नहीं है, मतलब पीढ़ी दर नहीं चलेगा। इसकी एक समय सीमा होगी। कितने वर्ष है भारत में, 5 साल। कितने वर्ष है, 5 साल, 5 वर्ष। मतलब एक प्रक्रिया के द्वारा उसको चुन कर लाया जाता है, ना कि पैतृक। जैसे राजा थे, ठीक है ना, उसको चुन कर लाया जाता है। जैसे ब्रिटेन में है, ये गणराज्य थोड़ी ना है, उधर तो राजतंत्र है, ठीक है। यहाँ हमारे क्या है, गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब है एक निश्चित समय सीमा तक उसको उस पद पर, हालांकि वो दोबारा आ सकता है, चुनकर आ सकता है, अपनी मर्जी से नहीं, लोगों के द्वारा चुनकर आ सकता है। कितने वर्ष के लिए, फिर से 5 वर्ष के लिए चुनकर आ सकता है, ठीक है। पैतृक नहीं है ये पद, इसलिए इसको गणराज्य की संज्ञा दी गई है, ठीक है, बनाने के लिए। अभी हम बात करते हैं, कुछ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, जैसे समाजवादी। कौन सा, समाजवादी, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, और एक और आता है इसमें, जैसे अखंडता, ठीक है ना। कहाँ है अखंडता, ये रहा अखंडता। और बिल्कुल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो शब्द हैं ये बाद में जोड़े गए हैं। ये शब्द कब जोड़े गए हैं, बाद में जोड़े गए हैं। कब, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कब, 1976 में किसको जोड़ा गया है, समाजवादी और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, अखंडता, इन शब्दों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो इन वर्डों को जोड़ा गया है कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ तक हमारी बात हो गई बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कैसा न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक न्याय नहीं है, ठीक है ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म, विश्वास और उपासना, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकता है, की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, अवसर की समानता मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे हम 16 में, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे हम, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए
सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व, कौन सा बंधुत्व, फ्रांस से लिया गया। स्रोत में हमने पढ़ा था बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। बढ़ाने के लिए, आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, कब, आज की तारीख है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, एतद का मतलब है हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत का मतलब क्या है, अडोप्ट करना, स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित का मतलब है कुछ हिस्से को लागू करते हैं, कुछ हिस्सा मतलब है 15 अनुच्छेद प्लस 1, 15 अनुच्छेद तो लागू किए गए। अब ये 15 अनुच्छेद किस में कैसे लागू किए गए, वो इस एक अनुच्छेद में, मतलब 16 अनुच्छेदों को इस दिन 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। 16 के 16 आर्टिकल। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया तो कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, 16 अनुच्छेद। 15 तो बेस थे और एक इसमें जिनका वर्णन था उसमें 16 अनुच्छेद। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और आत्मार्पित करते हैं, अपने आत्मा को से स्वीकार करते हैं इसको, ठीक है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको। तो हम बात करते हैं किस तरह के, यहाँ से पूछ सकता है किस तरह के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। एक ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किन वर्डों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख सकते हैं। भारत जो है, जो समाजवादी विचारधारा है उसका मतलब क्या है, बैलेंस बनाए रखना। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन किसकी ओर जा रही है, पूंजीवाद की तरफ अग्रसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले क्या था, संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, संविधान को प्रस्तावना का अंग नहीं माना गया था। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेज केरल विवाद में, केशवानंद भारती वर्सेज केरल विवाद में 1973 में विवाद हुआ। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं 1973 में, 1973 में केशवानंद भारती वर्सेज केरल सरकार, वर्सेज केरल। इसमें ऑब्जेक्शन उठाया गया कि आखिर क्यों प्रस्तावना को अंग नहीं माना जाता संविधान का। इसके बाद प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और कहा गया कि प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन कब तक, ताकि जो पॉजिटिव वे में इसमें बदलाव किया जा सकता है। 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और इसमें बदलाव कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1976 में। और कौन से वर्ड जोड़े गए, अभी हमने जिक्र किया था, कौन सा, जो है ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये वर्ड जोड़े गए। कौन से वर्ड जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। किस विवाद के बाद, केशवानंद भारती वर्सेज केरल के बाद। ठीक है, कब हुआ था, 1973 में। ठीक है, यहाँ तक प्रस्तावना से जुड़े आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। अगर आप एक दो बार वीडियो को देखते हैं और नोट डाउन करते हैं तो गारंटी है प्रस्तावना से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है,
और फिर धीरे धीरे हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी बातें करेंगे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है तो हम अगले कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। संविधान की प्रस्तावना और संविधान से जुड़े और तथ्य और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए आते जाएंगे और तैयारी करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।